नमस्कार दोस्तों, मैं गगन कुमार आज आपको देश के एक वीर शहीद का कहानी सुनाने जा रहा हूं जिनका नाम है भगत सिंह। युवाओं के बीच में वो काफ़ी चर्चित है, काफ़ी लोकप्रिय है। वो आज भी मरे नहीं हैं, उनका विचार जो है आज भी हमारे युवाओं के बीच में घुरते रहता है। आइए आज उनके विचारों का चर्चा करते हैं, उनके कहानी का चर्चा करते हैं कि भगत सिंह किस विचारधारा के थे, उनका जीवनी कैसा था, उनका बाल्यावस्था कैसा था, उनका जवानी कैसा था। बहुत कम समय की अवस्था में वो इस धरातल को छोड़कर चले गए और देश को जो उन्होंने ख्वाब देखा था कि देश का आज़ादी हो, एक आज़ाद मुल्क में हमारे आने वाले भाई बंधु सांस ले, उनका ये सपना आज साकार हुआ है। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिला के बंगा गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम किशन सिंह संधू और माता का नाम विद्या देवी कौर था। जब उनका बचपन में जन्म हुआ तो प्रारंभिक नाम उनका भागा सिंह रखा गया था। भागा सिंह का अर्थ होता है भाग्य बदलने वाला, क्योंकि जिस दिन भगत सिंह का जन्म हुआ था उस दिन इनके पिता और चाचा स्वर्ण सिंह और अजीत सिंह दोनों का जेल से रिहाई हुआ था। इसी खुशी में इनके बचपन का नाम भागा सिंह रखा गया था। बाद में इनका नाम बदल करके नाम भगत सिंह कर दिया गया। इनके घर में प्रारंभिक समय से ही क्रांतिकारी गतिविधियों का माहौल था। इनके घर में चाचा और पिता दोनों क्रांतिकारी गतिविधि से जुड़े हुए रहते थे। पहले से ही इनके चाचा और पिता के द्वारा अंग्रेजों का विरोध किया जाता था, अंग्रेजों का विरोध जताया जाता था। अंग्रेज विरोधी गतिविधि में इनके चाचा और पिताजी हमेशा भाग लेते थे। इन सबको देख करके भगत सिंह बड़े हो रहे थे, परिपक्व हो रहे थे और उनके अंदर भी वही खून, वही उतावलापन था जो इनके पिता और चाचा में देखने को मिलता था। एक बार इनके पिता देखते हैं कि भगत सिंह खेत में बंदूक बो रहे हैं। जब इनके पिता पूछते हैं कि भगत तुम क्या कर रहे हो, तो भगत सिंह बोलते हैं कि पिताजी मैं खेत में बंदूक बो रहा हूँ, इससे बहुत सारा बंदूक उत्पन्न हो जाएगा जिससे हम अंग्रेजों को मार भगाएंगे। इस विचारधारा की प्रारंभिक शिक्षा उनको मिला था कि शुरुआती दौर से ही वो अंग्रेजों से एंटी थे, अंग्रेजों की विचारधारा के खिलाफ थे। समय आगे बढ़ता है और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ उनके अंदर का द्वेष बढ़ते जा रहा था। और इसी बीच में एक बहुत बड़ा देश में त्रासदी होता है, घटना घटता है 1919 जालियांवाला बाग हत्याकांड, जहां पर हजारों भारतीयों को निरसंग तरीके से एक मैदान में अंधाधुन गोली चला करके मार दिया गया। निहत्थे लोगों को, क्या बूढ़े, क्या बुजुर्ग, क्या बच्चा, किसी को नहीं पहचाना गया। ये बात पूरे देश में फैला और ये बात भगत सिंह को ही पता चलता है। उस समय मात्र भगत सिंह का उम्र 12 वर्ष का था। जैसे ही यह बात भगत सिंह को पता चला, भगत सिंह अंदर से बेचैन हो उठे कि हमारे देश के साथ क्या हो रहा है, हमारे देशवासियों के साथ क्या हो रहा है। वो 40 अपने घर से 40 किलोमीटर पैदल जालियांवाला बाग पहुंचते हैं और वहां पर वो मंजर को देखते हैं। वहां पर फूट फूट कर रोते हैं और उन्होंने अपने शहीदों का, अपने भाई का, अपने पिता का, अपने बुजुर्गों का वहां से खून भरा मिट्टी जो है से एक बोतल में लान कर घर लाते हैं। वो बोतल में भर कर घर लाते हैं, घर में उसका पूजा करते हैं। उनका प्रारंभिक जीवन किसी अंग्रेजी स्कूल में नहीं करवाया गया था। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा लेने से मना कर दिया। उनका प्रारंभिक शिक्षा भी दयानंद एंग्लो वैदिक पद्धति पर किया गया था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा डीएवी से प्राप्त किया। बाद में स्कूलिंग के लिए वो लाहौर कॉलेज में ज्वाइन किए, जो जो लाला लाजपत राय के द्वारा स्थापित किया गया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पूरा देश अंग्रेजों के प्रति आक्रोशित था। पूरा देश में अंग्रेजों के प्रति आक्रोश था। पूरा देश में लोग इंतजार कर रहे थे कि कोई बहुत बड़ा मुहिम आवे जो पूरे देश को एक नया दिशा और दशा दे। यही हुआ भी। गांधी जी के नेतृत्व में 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया गया, जिसमें पूरे देश में गांधी जी के नेतृत्व में जो असहयोग आंदोलन चलाया गया, पूरे देश से, जनमानस से लोगों का समर्थन मिला। पूरे देश भर के लोग गांधी के साथ खड़ा हुए। पूरे देश में एक उम्मीद जगा पहली बार कि हम लोग अंग्रेजों को भगाने वाले हैं, भारत आजाद होने वाला है। भगत सिंह फूले नहीं समा पा रहे थे। भगत सिंह बहुत खुश हो रहे थे। भगत सिंह को पूरा विश्वास था कि गांधी जी इस बार अपने देश को आजाद करा कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट गया 1922 में चौरा चौरी कांड। चौरा चौरी कांड में
कुछ पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया था, जिसके बाद गांधी जी ने इस आंदोलन को पूरी तरह से वापस ले लिया और चौरा चौरी कांड का अपने ऊपर जिम्मेदारी लिया। भगत सिंह काफी नारुष्ट हुए, भगत सिंह काफी दुखी हुए, क्योंकि आंदोलन बहुत सही चल रहा था, आंदोलन का दिशा बहुत सही था। और यहीं से गांधी और भगत सिंह का वैचारिक मतभेद शुरू हुआ। भगत सिंह को लगने लगा कि अब हमको खुद से कुछ करना पड़ेगा, और वो खुद से अपना तैयारी में जुट गए। 1923 में भगत सिंह लाहौर कॉलेज को ज्वाइन करते हैं, जिस कॉलेज का स्थापना लाजपत राय का द्वारा किया गया था। उनके घर पे भगत सिंह इधर चारों दिन प्रतिदिन क्रांतिकारी गतिविधि में लगे हुए रहते थे। सुबह शाम क्रांतिकारी गतिविधि, क्रांतिकारियों को पढ़ते थे, क्रांतिकारियों को समझते थे और खुद से तुलना करते थे, अपने आप को उसमें ढालने का कोशिश करते थे। और दूसरी तरफ उनकी माता भगत सिंह के शादी का ख्वाब देख रहे थे। उनके घर पे उनके माता पिता शादी का चर्चा करने लगे थे। भगत सिंह को ये बात एकदम मंजूर नहीं था। वो नहीं चाहते थे कि गुलाम भारत में वो किसी पत्नी को विवाह करके लाएं और वो एक गुलाम हो। उन्होंने प्रण लिया था कि जब तक देश आजाद नहीं होगा वो विवाह नहीं करेंगे। लेकिन वो माता पिता के सामने क्या कर पाते, उनके माता पिता बार बार उन पर शादी का प्रेशर डाल रहे थे। भगत सिंह 1924 में लाहौर छोड़कर कानपुर पहुंच जाते हैं, जहां पर एचआरए का सदस्यता ग्रहण करते हैं। वहीं पर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का सदस्यता ग्रहण करते हैं, जिसके संस्थापक चंद्रशेखर आजाद थे। वहां पर इनका मुलाकात गणेश शंकर विद्यार्थी से होता है, जो प्रताप पत्रिका के संपादक थे। उस पत्रिका में भगत सिंह को भी काम करने का मौका मिला। भगत सिंह ने उस पत्रिका में बलवंत के नाम से लेख लिखे, कई एक लेख लिखे, और इनका प्रोवोकिंग जो ऐसे छपता था, जो आर्टिकल छपता था, वो देश के युवाओं को जगाने का काम करता था। इनके लेख को पढ़कर सचिंद्र नाथ सन्याल ने भगत सिंह को चंद्रशेखर आजाद से मिलवाया। इनका संपादकीय समय बहुत लंबा नहीं रहा, संपादकीय कैरियर भगत सिंह का बहुत ज्यादा लंबा नहीं रहा। 1924 से 25 देखिएगा कि ये संपादकीय के रूप में कार्य किए, 1 साल। लेकिन उसमें इन्होंने सैकड़ों लेख लिखे, कई एक पत्रिकाओं के लिए काम किए। प्रताप हो गया, वंदे भारत हो गया, मतवाला हो गया, कृति हो गया, वीर अर्जुन हो गया, कई एक पत्रिकाओं के लिए इन्होंने काम किए। इसी बीच 1925 में इनके दादी का तबीयत खराब होता है। दादी का जैसे ही इनको पता चलता है कि इनके दादी का तबीयत खराब है, ये वापस लाहौर चले जाते हैं। कानपुर से वापस लाहौर जाने के बाद एक बार फिर से अपना जो गृहस्थी व्यवस्था है उसको देखते हैं, और वो ये भगत सिंह लाहौर से ही अकाली जो मैगजीन था उसको ये प्रमोशन करते रहते हैं। 1926 में भगत सिंह ने नौजवान सभा का स्थापना किया, और 1927 में जब भगत सिंह धीरे धीरे चारों तरफ पॉपुलर होते जा रहे थे, प्रसिद्ध होते जा रहे थे, तो 1927 में इन पर इल्जाम लगाकर पहली बार भगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। हुआ यूं था कि 1925 में काकोरी कांड हुआ था, काकोरी बम धमाका हुआ था। भारत सरकार को उसका नाम बदलकर काकोरी एक्शन प्लान कर दिया, और 1926 में लाहौर बॉम्बिंग केस होता है। इन दोनों केस में आरोपी के तौर पर इनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। हालांकि बाद में जमानत देकर इन्हें रिहा कर दिया जाता है, जेल से बाहर निकाल दिया जाता है। जेल से बाहर निकलने के बाद ये फिर से एक बार चंद्रशेखर आजाद से मिलते हैं और क्रांतिकारियों को संगठित करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि काकोरी कांड के बाद चंद्रशेखर आजाद अकेले पड़ चुके थे। इनके सारे दोस्त लोग, सारे क्रांतिकारी मित्रों को या तो वो जेल में थे, कुछ शहीद हो चुके थे, किन्हीं को फांसी दे दिया गया था, और चंद्रशेखर आजाद अकेले पड़ गए थे। भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद से मिलकर एचआरए को एचएसआरए बना देते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन बनाते हैं। इससे यह भी पता चलता है कि भगत सिंह समाजवाद के समर्थक थे, समाजवाद के प्रवर्तक थे, और एचआरए को मजबूती देने का कार्य करते हैं। दूसरी तरफ 1928 में साइमन कमीशन का गठन होता है। साइमन कमीशन भारत आता है, और जब साइमन कमीशन भारत आता है तो उस भारत के बारे में उस पर चर्चा है। भारतीयों के समीक्षा के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था, किंतु उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था।
इसको लेकर के पूरे भारतवर्ष में साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था। पूरे भारतवर्ष में जगह जगह पे हड़ताल किए जा रहे थे, नारा लगाए जा रहे थे, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक का नारा लगाया जा रहे थे। पंजाब में इसी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे लाला लाजपत राय। भगत सिंह के राजनीतिक गुरु थे लाला लाजपत राय। भगत सिंह लाला लाजपत राय को देखते देखते राजनीतिक सीखे थे। और जब पंजाब में लाला लाजपत राय साइमन कमीशन, साइमन गो बैक के नारे लगा रहे थे तो उन पर लाठीचार्ज किया गया। पुलिस अधिकारी स्कॉट के द्वारा लाठीचार्ज का आदेश दिया जाता है और उस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है 1928। भगत सिंह इसको देखकर काफी व्यथित होते हैं, काफी चिंतित होते हैं, काफी नारुष्ट, काफी आक्रोशित होते हैं। उन्होंने प्रण लिया कि इस स्कॉट को हम लोग इस स्कॉट से बदला लेंगे, इस पुलिस अधिकारी से बदला लेंगे। स्कॉट को मारने के लिए प्लान तैयार किया जाता है। उसमें साथ चंद्रशेखर आजाद, जयगोपाल, बोहरा जैसे लोग दे रहे थे। हुआ कि जैसे ही पुलिस कोतवाली से स्कॉट बाहर आएगा, उस पर गोली चलाया जाएगा, उसको मारा जाएगा। स्कॉट को चिन्हने या पहचानने का जिम्मेदारी जयगोपाल का था। समय निर्धारित था, लोग पुलिस कोतवाल के बाहर में इंतजार कर रहे थे कि बाहर आवे स्कॉट। इसी बीच होता है कि सामने से एक पुलिस ऑफिसर पुलिस कोतवाली से बाहर निकलता है। जयगोपाल इशारा करते हैं और पुलिस ऑफिसर पर गोली चला दिया जाता है। लेकिन गलती यह हुआ कि वो स्कॉट नहीं था, वो एएसपी, असिस्टेंट पुलिस ऑफिसर सॉन्डर्स था। तो स्कॉट के जगह जिसका मृत्यु हो गया वो पुलिस अधिकारी का नाम सॉन्डर्स था। भगत सिंह वहां से भाग निकलते हैं। चारों तरफ भगत सिंह को खोजबीन तेज कर दिया जाता है, भगत सिंह को पकड़ने की प्रक्रिया तेज कर दी जाती है। लेकिन भगत सिंह थे, उनको अंग्रेजों के सामने से भागना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं था। भगत सिंह अपना पूरा हुलिया बदल लेते हैं और भगत सिंह को लाहौर से भागने में मदद करती हैं भगवती चरण बोहरा की पत्नी भाभी दुर्गा देवी। भाभी दुर्गा देवी भगत सिंह की पत्नी का रोल करती है और भगत सिंह एक अंग्रेज अधिकारी बन जाते हैं, एक अंग्रेज ऑफिसर बन जाते हैं। सुखदेव इनके नौकर का रोल करते हैं और अंग्रेजों के सामने से, अंग्रेज के नाक के नीचे से लाहौर से निकलकर बंगाल पहुंच जाते हैं। अंग्रेज खोजते रह जाते हैं। भगत सिंह कुछ दिन तो शांत रहते हैं, लेकिन उसके बाद फिर से एक बार ये क्रांतिकारी गतिविधि करना शुरू कर देते हैं, प्रारंभ कर देते हैं। पंजाब में पब्लिक सेफ्टी बिल लाया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा। पंजाब के असेंबली में दो बिल आ रहे थे, एक पब्लिक सेफ्टी बिल था और दूसरा ट्रेड डिस्प्यूट बिल था। ये दोनों बिल भारतीयों के खिलाफ में था। सदन में इसको वापस कर दिया गया था, किंतु तत्कालीन वायसराय ने अपने पद का फायदा उठाते हुए इस बिल को वापस ला रहे थे। भगत सिंह इसका विरोध करना चाहते हैं। HSRA के द्वारा यह तय हुआ कि इस बिल को वापस करने के लिए हम लोग अपने तरीके से आंदोलन और गतिविधि करेंगे, अपने तरीके से क्रांतिकारी गतिविधि करेंगे और अंग्रेजों को यह जताएंगे, यह दिखाएंगे कि यह बिल ठीक नहीं है, भारतीयों के लिए ठीक नहीं है। असेंबली चल रहा था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त असेंबली में पहुंचते हैं। दिन के 11 बजे समय है। लो इंटेंसिटी का बम जो है से खाली जगहों पर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा पटका जाता है, जिससे किसी भी व्यक्ति का नुकसान नहीं होता है, क्योंकि इनका इरादा नहीं था किसी को क्षति पहुंचाना। इनका इरादा था अपना मैसेज पहुंचाना अंग्रेजों तक। इन्होंने नारा लगाया कि बहरों को सुनाई देने के लिए, सुनाने के लिए धमाका जरूरी है। असेंबली पूरा बम के आवाज से धुआं हो गया। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त उन भीड़ में इनकलाब जिंदाबाद के नारा लगा रहे थे, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारा लगा रहे थे। और इन्होंने खुद से, ये दोनों व्यक्ति भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त इनके साथी थे, दोनों ने खुद से अपना गिरफ्तारी अंग्रेजों को दे दिया।
इन दोनों का मानना था कि हम लोग किसी व्यक्ति के ऊपर बम नहीं पटके हैं, खाली जगहों पर बम पटके हैं, ताकि हम अपना मैसेज अंग्रेजों तक पहुंचा सके। इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। अंग्रेज बहुत दिन से इसी के खोज में थे, इसी फिराक में थे कि किसी प्रकार से भगत सिंह को पकड़ लिया जाए। आज भगत सिंह ने खुद से अपना गिरफ्तारी दे दिया था। अंग्रेज बहुत खुश थे। भगत सिंह के ऊपर ट्रायल शुरू किया जाता है और इनके पीछे का केस को खोला जाता है। सॉन्डर्स गोलीकांड में भगत सिंह को फांसी मुकर्रर किया जाता है, फांसी का सजा इनको दिया जाता है। फांसी का दिन इनका तय होता है 24 मार्च 1931। फांसी के दिन निर्धारण होने के बाद भी भगत सिंह पर जो डर होता है, भय होता है, वैसा कहीं पर भी कुछ देखने को नहीं मिला। ये जेल में जाते हैं और ये जेल में भी क्रांति लाने का कार्य करते हैं। सोच के देखिए कि एक व्यक्ति जिसका फांसी का दिन निर्धारित हो चुका है, जिसका मृत्यु का दिन निर्धारित हो चुका है, और उसके बाद वह जेल में क्रांति ला रहा है, जेल में अपने साथियों के लिए परिवर्तन ला रहा है। तत्कालीन जेल में वहां पर रहने वाले कैदियों के लिए न तो सही खाने का व्यवस्था था, न सही रहने का प्रबंध था, न पानी का प्रबंध था। भगत सिंह वहां जाकर के भूख हड़ताल कर देते हैं और 1-2 दिन नहीं, लगातार भूख हड़ताल इनका जारी रहता है। अंग्रेज परेशान हो जाते हैं। इनको जबरदस्ती अंग्रेज नाक में पाइप के माध्यम से दूध डालते हैं, पानी डालते हैं और कोशिश करते हैं कि इनका भूख हड़ताल टूट जाए। किंतु भगत सिंह का इरादा टूटने वाला नहीं था। इसी भूख हड़ताल में इनके एक साथी जतिन दास का मृत्यु हो जाता है। 97 दिन के भूख हड़ताल के बाद भगत सिंह के सामने अंग्रेजों को झुकना पड़ता है और भगत सिंह अंततः अपना भूख हड़ताल खत्म करते हैं। सोचने वाली बात है कि सामने मृत्यु लटका हुआ है, मृत्यु का दिन निर्धारित हो चुका है और व्यक्ति समाज में क्रांति लाने का कोशिश कर रहा है, क्रांति ला रहा है। इनके वार्डन का नाम था चरत सिंह। अंग्रेजों को डर था कि भगत सिंह के मृत्यु के बाद समाज के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसा इसका प्रभाव होगा। इसको लेकर के अंग्रेजों ने यह रणनीति बनाया, यह तय किया कि भगत सिंह को निर्धारित समय से 12 घंटा पहले फांसी का सजा दिया जाए। उनका फांसी का तय जो निर्धारित समय था वो 24 मार्च 1931 था, किंतु उनको फांसी की सजा 23 मार्च 1931 को ही दिया गया। 23 मार्च को शाम के 4 बजे वार्डन चरत सिंह कहता है कि सारे कैदी अपने अपने कोठियों में चले जाएं। अभी कैदियों को यह समझ में भी नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हुआ जो आज 4 बजे ही सारे कैदियों को अपने कोठी में जाने का आदेश आ गया। बस चरत सिंह यह बोलता है कि ऊपर से आदेश आया है। तभी वहां से नाई, उस जेल का जो नाई था बरकत, वो फुसफुसाते हुए गुजरता है कि आज रात को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी देने वाला है। जब ये बात जेल के कैदियों को पता चलता है तो वो वहां के नाई से आग्रह करते हैं कि भगत सिंह का कोई भी चीज उनके मृत्यु के बाद, जैसे घड़ी, पेन, कंघा, जूता, शर्ट, कुछ भी उनको ला करके दे, ताकि वह घर जाकर के अपने पोता पोती को, अपने नाती नतनी को बता सके कि उन्होंने भगत सिंह के साथ जेल में समय गुजारा था। जेल का वार्डन आता है भगत सिंह के पास। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तीनों को आगाह कर दिया जाता है कि उन्हें समय से 12 घंटा पहले फांसी की सजा दी जाएगी। अंतिम समय में उनसे मिलने भगत सिंह के वकील आते हैं, मेहता। उनके वकील मेहता जैसे ही आते हैं, भगत सिंह उनको देखते हैं, उनका स्वागत करते हैं और मेहता से पूछते हैं कि क्या उन्होंने रिवोल्यूशनरी लेनिन पुस्तक लाया जिसको भगत सिंह ने पढ़ने के लिए मंगाया था। सामने मृत्यु है और किताब पढ़ने की बात कर रहे हैं। उनके वकील मेहता उनको पुस्तक देते हैं और पुस्तक जैसे ही उनके हाथ में आता है, भगत सिंह वहीं से पढ़ना चालू कर देते हैं, मानो उनके पास अब समय नहीं है ज्यादा।
उनके वकील मेहता जाते जाते पूछते हैं कि देश के लिए क्या आप कोई संदेश देना चाहेंगे? भगत सिंह कहते हैं, साम्राज्यवाद का नाश हो, इनकलाब जिंदाबाद। इस विचारधारा के व्यक्ति थे भगत सिंह। उनसे मिलने उनकी माता, उनकी 3 बहनें, उनके छोटे भाई अंतिम समय में आते हैं। छोटे भाई बहुत ज्यादा रोते हैं, बहुत ज्यादा रोते हैं। माता एक तरफ कोने में खड़ा होकर के रो रही है, और भगत सिंह उस दिन भी अपने माता से कहते हैं, जिसको सुनकर हर किसी भारतीय का दिल दहल जाता है, कि मेरे मौत के बाद आप मेरे शव को लेने ना आइएगा, क्योंकि अगर मेरे शव को लेने आ पाइएगा तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा, और देश के क्रांतिकारी लोग क्या कहेंगे कि भगत सिंह की माता रो रही है। क्या मंजर रहा होगा। सामने मौत है और लड़का लोगों को समझा रहा है, कन्विंस कर रहा है, क्रांति की बातें कर रहा है। अंग्रेज ऑफिसर आते हैं, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को उनके कोठरियों से बाहर निकलते हैं, निकाल करके अपने साथ में ले जाते हैं। उनको आदेश देते हैं कि आप अपना अंतिम स्नान कर लें। तीनों स्नान करते हैं। इनके बाद इन्हें फांसी के तख्ते पर ले जाया जाता है। इनसे पूछा जाता है कि आपका अंतिम इच्छा क्या है। भगत सिंह बोलते हैं कि हम तीनों आपस में गले मिलना चाहते हैं। तीनों के हाथ के रस्सी खोल दिया जाता है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तीनों आपस में लिपट जाते हैं और इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। फांसी के तख्ते पर चढ़कर तीनों इतना जोर से इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हैं कि लाहौर के सेंट्रल जेल के दीवारों को बाहर तक की आवाज चले जाती है। पूरे जेल में इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगते रहते हैं। तीनों से पूछा जाता है कि आप में सबसे पहले फांसी पर कौन चढ़ना चाहता है। सुखदेव पहले हामी भरते हैं और एक एक करके इन तीनों व्यक्ति को फांसी पर चढ़ाया जाता है। इनके पैरों के नीचे से तख्ती को हटाया जाता है और काफी देर के लिए इन्हें फांसी के रस्से पर लटका दिया जाता है। ये तीनों शहीद, ये तीनों वीर हमारे लिए शहीद हो जाते हैं, देश के लिए शहीद हो जाते हैं, अपने प्राण को निछावर कर देते हैं। अंग्रेजों को अभी भी चैन नहीं मिला था। उनको डर था कि जो भगत सिंह का जो मुकाम था, भगत सिंह का जो सोच था, उनका जो प्लान था कि उनका ये जो शहादत है वो पूरे देश में क्रांति लाएगा, हर घर से एक भगत पैदा होगा। ये सच होने वाला था। अंग्रेज इतने डर गए थे, इतने डर गए थे कि इनके मृत्यु के बाद इनको बोरी में बंद करके गाड़ी में सामान की तरह लादा गया। इनके सबको अमानवीय तरीके से लादा गया और जेल की पीछे की दीवार को तोड़ा गया और वहां से इनके डेड बॉडी को गाड़ी में लाद करके बाहर निकाला गया। पहले योजना था कि इसको रावी नदी के तट पर ले जाया जाएगा, किंतु रावी नदी में पानी कम था। तब इनके सबको सतलज नदी के किनारे ले जाया गया। सतलज नदी के पुल के खंभा नंबर 13 और 14 के बीच में इनको सबों को उतारा गया। तब तक आसपास के गांव के लोगों को ये बात का पता चल चुका था कि भगत सिंह को आज शाम को ही फांसी दे दिया गया। आसपास के लोग चारों तरफ से दौड़ के आते हैं, उसके पास पुल के पास जाते हैं, खंभा नंबर 13 और 14 के पास। साथ में जो भी अंग्रेज रहते हैं वो अपने गाड़ी के साथ भाग जाते हैं। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का सब वहीं पे छत बिछत रहता है। ग्रामीणों ने रात भर उस सब को सुरक्षित रखा और उसके बाद अगले दिन उनके सब को पूरे लाहौर में घुमाया जाता है। लाहौर में 3 दिन का शोक सभा रखा जाता है। पूरे देश में मातम का माहौल था, लेकिन एक वैचारिक क्रांति पूरे भारतवर्ष में आ चुका था। पूरा भारत
उस चिंगारी से पनप रहा था जिसको भगत सिंह जाते जाते भारत में लगा के गए थे। और उनके मृत्यु के 15 साल बाद 15 अगस्त 1947 को देश इन अंग्रेजों के चंगुल से पूरी तरह से आजाद हुआ। एक बार भारत हमारा फिर से आजाद हुआ। भगत सिंह ने अपना संपूर्ण जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया। उनका शरीर का एक एक कतरा, एक एक सांस देश को समर्पित हुआ। उनके घर परिवार वाले बोलते रह गए कि वैवाहिक जीवन में बंध जाओ, लेकिन उन्होंने इस बात को नहीं स्वीकारा। उन्होंने भगत सिंह का कहना था कि यदि दूसरा जन्म हुआ तो मैं बिल्कुल आजाद भारत में संपूर्ण जीवन अपने महबूबा के बाहों में गुजारना चाहूंगा। इसी फीलिंग को व्यक्त करते हुए बॉलीवुड के पीयूष मिश्रा ने एक बहुत ही सुंदर कविता लिखा। आबो हवा जहर है, चारों तरफ कहर है, आलम नहीं है ऐसा कि इश्क कर सकूं मैं तुझ पे मर तो जाता, पर क्या करूं मेरी जान, हालात ऐसे ना है कि तुझ पे मर सकूं मैं। ये खून भीगी होली, ये सर कटी बैसाखी, ऐसे में तेरा चुनरी क्या सूंघ पाऊंगा मैं। ये मांग उजड़ा टीका, ये सुन न बैठी ममता, ऐसे में तेरा कंगन क्या चूम पाऊंगा मैं। ईसा की ले गवाही, गौतम की ले गवाही, हजरत कबीर नानक की मन की ले गवाही, मीरा कसम है मुझको, राधा कसम है मुझको, है दूसरा जन्म तो लेना जन्म है मुझको, उस दूसरे जन्म में सिंदूर लाऊंगा मैं, तेरी कसम का डोला तेरा उठाऊंगा मैं। भगत सिंह को सैल्यूट है। भगत सिंह के विचारों को अपने अंदर संजोए रखे। जय हिंद, जय भारत।